नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि कैसे इस दिव्य विद्या को सीखा जा सकता है जिसका नाम ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी है। ऑफ कोर्स आपको एक गुरु की ज़रूरत तो पड़ती ही है कि कैसे इसको बिगिन किया जाए, कैसे इसको स्टार्ट किया जाए। पर एक बार अगर आपको अपनी डायरेक्शन मिल जाए तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद ही अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और खुद ही अपने रिसर्च के बेस पे आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं काइंड ऑफ बहुत महीनों बाद दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जब तक भगवान चाहे तो दोबारा से एक बार मैं पढ़ाता रहूं। तो कैसे हम ज्योतिष को सीख सकते हैं, जो भी नए बिगिनर्स हैं, इनफैक्ट जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, वो ज्योतिष को, क्योंकि होता क्या है कि इतना कुछ सीखने के बाद भी आपको आंसर्स नहीं मिलते, आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। तो मिसिंग क्या रहता है? मिसिंग ये है कि बेसिक्स या तो हम भूलना शुरू कर जाते हैं या बेसिक्स में ही हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारी बेसिक्स क्लियर हैं तो अब जितना मर्जी एडवांस चले जाएं, उससे आप हमेशा ही ग्रिप रहेगी कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो उसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगा अपने स्टार्टिंग पहले वीडियो से कि किस तरीके से आप ज्योतिष को सीख सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप जितने भी नए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आए हैं उनके अंदर भी जाके अगर आप लिखेंगे कि भाई टेल मी हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्योतिष स्टेप बाय स्टेप इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो वो भी आपको एक पूरा प्लान बना के दिखा देगा। क्योंकि मैंने ये भी रिसेंटली करके देखा एंड आई वाज अमेज्ड कि किस तरीके से जो नए एआई टूल्स हैं उनको भी बहुत अच्छी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर फीड कर रखी है कि कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। पर बहरहाल एटलीस्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और जिस तरीके से आपको चलना चाहिए, जिसकी वजह से आपको हमेशा प्रॉपर याद रहेगा, सारी बेसिक याद रहेंगी, तो वो ये स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। तो स्टार्टिंग विद कि सबसे पहले अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए। देखिए, आजकल आपके पास ज्योतिष के प्राइमरीली ना दो भाग हैं, एक है मैथमेटिकल भाग और दूसरा है एनालिटिकल भाग। मैथमेटिकल भाग तो हो चुका है जीरो, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था तो 6-6 8-8 महीने, तो सिर्फ जब मैंने भी सीखा था तो 6 महीने तो उसी में ही लग गए थे, जिसमें आपको हॉरोस्कोप को डिजाइन करना और दशाएं कैलकुलेट करनी, जितना भी जो अब सारा काम सॉफ्टवेयर में हो जाता है, तो वो आपका वो जीरो हो गया। बचता है एनालिटिकल पार्ट कि आप प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि हॉरोस्कोप के अंदर जो बॉक्सेस हैं, जिनको हम भाव भी बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम हाउसेस भी बोलते हैं, ठीक है, वो हैं क्या, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जितना कुछ भी आपके दिमाग में आता है कि भाई मैं अगर अपने पेट के बारे में देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों के बारे में देखना चाहता हूँ, मैं पैसे के बारे में देखना चाहता हूँ, फॉरेन ट्रैवलिंग के फॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में देखना चाहता हूँ, कुछ भी आपके दिमाग में आता है, वो सारे के सारी चीज़ें उन 12 भाव के अंदर दिखाई देती हैं। आपको बस इस चीज़ का एकदम गहन, एकदम डिटेल में स्टडी करना है कि किस बॉक्स से मैं क्या देखूंगा। तो जब आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे जाएं। ऐसा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि आप जनरली बॉक्सेस देखे, अच्छा हाँ पहली बॉक्स से हेल्थ दिखती है भाई, दूसरे से पैसा दिखता है, तीसरे से करेज दिखती है, ठीक है जी, चौथे से माँ माँ दिखता है, चलो भी प्रॉपर्टी दिखती है, व्हीकल दिखते हैं। ऐसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक एक हाउस को स्टडी करना है कि इससे क्या क्या दिख सकता है। एक एक बॉक्स अपने आप में एक एक घंटे का विषय है, जिसको आप देखने लगो कि इससे इससे भी ये भी दिख सकता है, इससे ये भी दिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा जो अपनी वीडियोस आगे बनाऊंगा उसके अंदर एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में करूं, तो ताकि आपको हेल्प रहे। अदरवाइज आपके पास बहुत सारी बुक्स और इनफैक्ट हज़ारों तो वीडियोस हैं चारों तरफ, आप हर जगह जाके देखिए, सारे जितने एस्ट्रोलॉजर्स अवेलेबल हैं सबको कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो आप हर किसी से कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी की यहीं से ही होती है। तो आप हर किसी को हर न कोई आपको एक नई चीज़ ही बताएगा। तो कोशिश करिए अपना एक एक रजिस्टर लेके किस तरीके से आप हर चीज़ को नोट करिए कि किस बॉक्स से आप क्या, किस हाउस से आप क्या देख सकते हैं। होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी आपको प्लैनेट्स के बारे में सीखना है। अब प्लैनेट्स का मतलब यही नहीं कि सिंपल मैंने देख लिया कि अच्छा हाँ सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति इस तरह के प्लैनेट हैं। अच्छा सूर्य का मतलब तो ये तो किंग हो गया, तो इसकी किंग जैसी चीज़ हो गई। मून हो गया तो अच्छा मून एक शीतल स्वभाव का प्लैनेट है या एनर्जी है या ग्रह है, तो इससे हम ये देख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना।
हर एक प्लैनेट को अगेन जैसे हमने बॉक्सेस के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स को भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि उनकी नेचर क्या है, वो कैसा सोचते हैं, उनकी दूसरे प्लैनेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है जी। जैसे अब मैं मून को ही लूँ, मून बोलने को एक सिंपल कि हाँ भी एक शीतल स्वभाव का है, ठीक है जी, इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन अब जब मून के बारे में स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि मून अब जो चंद्रमा है शिव जी के यहाँ पे माथे पे रहता है। भाई माथे पे क्यों रहता है, ऐसे क्या रीजन है? ठीक है जी। आप जब इस तरह की चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे, हर एक एनर्जी के बारे में, हर एक प्लेनेट के बारे में, आपको असीम नॉलेज की बात प्राप्ति होगी और आपको जो आपकी बहुत हेल्प करेगी कि क्यों जो चंद्रमा है, जिसके चंद्रमा मन जो लगन में बैठा हुआ है, क्यों वो शीतल स्वभाव का होता है, क्यों उसकी एब्जॉर्व करने की या फिर बड़ा ठहरे रहने की नेचर होती है। तो इस तरह के आंसर्स आपको तब मिलेंगे जब आप एक एक प्लेनेट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और याद रखिए, पढ़ना मतलब रट्टा मारना नहीं है, यहाँ आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तीसरा होता है जोडियक्स। तो जोडियक्स मतलब होते हैं कि क्या आपके जो राशियां हैं उन राशियों का मतलब क्या है, वो राशियां आई क्यों, बनी क्यों, उनसे भगवान कहना क्या चाहता है, उन राशियों में बैठ के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसा फील करते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई दशा। दशा का मतलब कि दशा काम कैसे करती है। दशा प्राइमरीली का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट्स होने हैं, कोई भी जो इवेंट्स होने हैं वो इवेंट्स कब होने हैं, ये इवेंट्स कब होने हैं इसका डिसीजन दशा बताती है। तो बहुत तरह की होती हैं दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रिडिक्शंस या फिर एनालिसिस किसी भी चार्ट की कर पाएंगे। जब आप ये चार चीज़ें सीख जाएंगे उसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस का मतलब योगास। भाई आपको रट्टे नहीं मारने हैं। योगास मतलब कि किस तरीके से दो एनर्जी जब साथ बैठेंगी किसी भी राशि में, तो इन तीन चीज़ों को मिलके, सॉरी, जब राशि में नहीं, हाउसेस के अंदर राशि में, तब ये चार चीजें मिलके या पांच चीजें मिलके क्या रिजल्ट करेंगी। जैसे मान लीजिए सूर्य और मंगल लगन के अंदर वृष राशि में बैठे हैं, तो देखिए दो एनर्जीज हो गई, एक हाउस हो गया और साथ में एक राशि हो गई। तो चार चीजें मिलके इकट्ठे क्या आंसर करेंगी, क्या रिजल्ट करेंगी। ठीक है जी। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। और ये समझेंगे कैसे? सबसे पहले आप तभी समझ सकते हैं जब आप समझें कि नैसर्गिक कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। नैसर्गिक मतलब स्वभाव, स्वाभाविक कॉम्बिनेशंस, कि सूर्य और मंगल दो, इनकी नेचर क्या है, ये जब इकट्ठे होंगे तो कैसा एक्ट करेंगे। और देन वी कम टू तात्कालिक कॉम्बिनेशंस। तात्कालिक मतलब कि भगवान ने उन की जो नेचर है वो तो ठीक है, उन ग्रहों को काम क्या दिया हुआ है। भाई होता क्या है कि जैसे मैं हूँ, मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरी एक नेचर है, लेकिन जब मैं किसी काम पे जाता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, तो मेरा जॉब कुछ भी हो सकता है। एक बहुत ही बुरा आदमी, ठीक है जी, उसका एक बहुत ही उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है एक अच्छा काम करने का, लेकिन एक बहुत ही अच्छा आदमी हो सकता है कि उसको जल्लाद का काम मिला हो। तो ये ड्यूटीज, तो तात्कालिक का मतलब हो गया कि क्या भगवान ने उनको ड्यूटीज दी हैं, यानी कि उनको किस हाउसेस का लॉर्ड बनाया है। उन लॉर्डशिप के बेस पे वो जब दो लोग मिलेंगे, दो प्लैनेट्स मिलेंगे, दो एनर्जी मिलेंगी, तो वो क्या रिजल्ट करेंगी। और पहली चीज क्या आती है, नैसर्गिक मतलब बिहेवियरल, कि दो डिफरेंट एनर्जीज जिनकी नेचर डिफरेंट है। जैसे मंगल गुस्से वाला है, चंद्रमा शांत है, तब ये दोनों मिल जाएंगे तो इंसान के ऊपर क्या असर होगा। तो ये इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एस्ट्रोलॉजिकली आप किसी भी चीज को ढंग से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। फिर आपको सीखना चाहिए ट्रांजिट्स। ये आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करने का। ये ऐसे नहीं कि आप पहले सीधा ही ट्रांजिट पढ़ने लग जाए। ट्रांजिट का मतलब होता है कि क्या आज की डेट में जो ब्रह्मांड के अंदर ग्रह जिस तरीके से स्थापित हैं, वो आपके ऊपर क्या असर कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो इवेंट होना कब है, भाई शादी होनी कब है, बच्चा कब होना है, मिस कैरेज कब होना है, डिवोर्स कब होना है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जब तक आपको ट्रांजिट नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे, आप देख नहीं पाओगे चीज़ों को। तो प्राइमरीली इवेंट निकालने के लिए हमको दशा की जरूरत पड़ती है और ट्रांजिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। और उसके बाद जरूरत पड़ती है डिविजनल चार्ट्स की।
तो ये एडवांस टॉपिक्स में बोला जाता है, लेकिन जब मैं अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि डिविजनल चार्ट्स एक एडवांस टॉपिक नहीं है। डिविजनल चार्ट्स हमारी बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर हमको डिविजनल चार्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम 50 to 60% ऑफ द टाइम्स चीज़ें देख ही नहीं पाएंगे, इवेंट्स को देख ही नहीं पाएंगे कि इवेंट कब हुआ या कब होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में यही नहीं है कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप इस जिंदगी का पास्ट भी देख सकते हैं। तो एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो यही रिस्ट्रिक्शन है कि मैं बर्थ से लेके लाइफ के एंड तक चीज़ों को देख सकता हूँ। पिछला बर्थ अगला बर्थ क्या है इसके बारे में हॉरोस्कोप में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। हो सकता हो कि कुछ और ज्ञानी लोग हों उनको, मेरे को तो आज तक कुछ नहीं दिखा कि मैं पिछले बर्थ का भी देख सकूं। बट बहरहाल डिविजनल चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने एनालिसिस करनी हॉरोस्कोप की स्टार्ट कर दी है, प्रेडिक्शंस करनी स्टार्ट कर दी हैं और आप डिविजनल चार्ट्स को ढंग से नहीं देख पा रहे, तो आप 50% to 60% ऑफ द टाइम्स गलत होंगे। आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार ये कैसे हुआ, भाई शादी हुई तो किस रीज़न की वजह से हुई, कोई एनर्जी तो एक्टिवेटेड थी ही नहीं। ये सारे आंसर्स हमको डिविजनल चार्ट्स में मिलते हैं। डिविजनल चार्ट्स आपको गहराई किसी भी इवेंट की बताता है। तो हमारे ये 7 स्टेप्स हुए जिसको आप इकट्ठा जब कर लेंगे, एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जब स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी, उसको जब आप असेसमेंट करेंगे, समराइज करेंगे, और फिर जब आप सैकड़ों हॉरोस्कोप्स देख लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, हज़ारों हॉरोस्कोप देख लेंगे, तब आप धीरे धीरे आपको अपने आप ही चीज़ों का आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप ये अगर आप कुछ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इस दशा के अंदर, इस ट्रांजिट के अंदर, तो अब ये होगा। तो जो एक्सपीरियंस होगा, जो आप मल्टीपल हॉरोस्कोप्स को असेसमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, धीरे धीरे वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता रहेगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपको असेसमेंट करनी है। देखिए होती तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो इतनी काम आती नहीं है। जैसे हमारा षटबल हो गया, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ हॉरोस्कोप, स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी भाव का, या स्ट्रेंथ किसी ग्रह की चेक करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं तो कोई वीक ग्रह भी बहुत अच्छा काम कर जाता है, और जो कोई स्ट्रांग ग्रह है वो भी काम नहीं कर पाता है, डिपेंडिंग कि उसको भगवान ने क्या कॉम्बिनेशंस में रखा है, ठीक है जी, या क्या नवांश के अंदर या डिविजनल चार्ट्स के अंदर उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं जाना है। सिंपल ये 7-8 स्टेप्स हैं, इनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 1 से 2 घंटे डेली स्टडी करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 3 से 4 महीने में आप एटलीस्ट उस स्टैंड पे आ जाएंगे कि आप किसी भी किसी की भी हॉरोस्कोप को असेस कर पाएंगे कि अच्छा इसकी नेचर ऐसी क्यों है, ये बात करने में ऐसा क्यों है, इसकी माँ बाप से क्यों नहीं बनती, या फिर इसकी भाई बहन से क्यों नहीं बनती, अच्छा इसकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी क्यों रह रही है, अच्छा इसकी चोट क्यों लगी, ये बीमार क्यों हुआ। इस तरह की सारी चीज़ें एटलीस्ट आप असेस कर पाएंगे। चलिए होपफुली कुछ काम का होगा शायद ये वीडियो। वैसे तो हज़ारों सैकड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट जस्ट अगेन मेरा ये दोबारा से री इनिशिएट कर रहा हूँ, पता नहीं कोई रीज़न होगा भगवान का। होपफुली जल्दी ही दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही किसी सीरियस स्टेट में, डिफ़िकल्ट स्टेट में हैं, मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें और आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें। अगर आप कंसल्टेशन फ़ीस देने की कोई स्टेट में नहीं है तो आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। हाँ, पर याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी आपका कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकती, बट ये आपको एक होप दे सकती है कि कब आपका बुरा टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको देख के आप थोड़ा को आपको हिम्मत आती है। और दूसरा, मंत्रों और यंत्रों द्वारा उसके इम्पैक्ट को, बुरे टाइम के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल आपको पता ही है, shivaशीष.jyotish@gmail.com। तो आप इस पे ईमेल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।